दूसरी जानिब देखते हैं, रेजिलियंस वैसी की वैसी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने तो कहा है कि ईरान दूसरी ज़बान में भी जवाब देना जानता है। ईरान के पास इस वक्त अमेरिका और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिकी और आलमी बहरी जहाज़ों को रोकने की क्या सलाहियत है? आखिर ईरान का ये जारहाना जवाब देने के पीछे आपके ख्याल में कौन सी अस्करी ताकत है जो उसने अभी तक शो नहीं की? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनका कंट्रोल है वो उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। उसकी वजह ये है कि ज्योग्राफी उनको ये एडवांटेज देती है। वो उस ज्योग्राफी की वजह से उन्होंने वहां पे ऐसा सेटअप बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसकी बाइस वो वहां पे कंट्रोल रख सकते हैं। और आपने देख लिया है कि इस 40 दिनों की जंग में हर तरह की धौंस धमकी दी गई, तबाही मचाई गई, वार्निंग्स दी गई, कोएलिशंस बनाए गए, लेकिन ईरान का बाल बीका नहीं हुआ और उसने वहां से कंट्रोल नहीं उठाया। तो ईरान के पास जो उसकी आईआरजीसी नेवी है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और गल्फ ऑफ ओमान में। और वहाँ पे उन्होंने ज्योग्राफी का मजीद फ़ायदा उठाते हुए वहाँ छोटे छोटे बेसिस बनाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी बोट्स रखी हुई हैं, जो हाई स्पीड बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, कैमिकाज़े बोट्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल बैटरीज रखी हुई हैं। तो जो भी शिप वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा बगैर ईरानियों की मर्जी के वो उसको टारगेट करेंगे। ये सारी दुनिया को पता है, अमेरिकी नेवी को भी पता है। तो ईरान इसका कंट्रोल नहीं छोड़ेगा और ये एक आप समझिए कि गले की हड्डी बन गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती के जरिए इसको छुड़वा नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि इसको ईरान खुद मान के छोड़ दे, लेकिन ईरान जाहिर बात है कि अपनी शराइत मनवाए बगैर इस चीज पे राजी नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है सिर्फ अमेरिका के रवैये की वजह से, जो कि दोस्त जबरदस्ती और डिक्टेशन के मूड में है। अगर वो तहम्मुल से बातचीत करें, ईरानियों का जो नुक्ता नज़र है उसको समझें और ये देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बात आगे बढ़ सकती है। आप देखें, अभी सऊदी अरब एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें तमाम रीजनल ममालिक शामिल हैं और वो खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें डिस्कस करना चाहते हैं, उसमें ईरान भी शामिल है। तो हो सकता है कि उसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल का जो किस्सा है वो उठाएं और वहां पे क्या फैसला होता है, ईरान उनकी बात मानता है या ईरान की बात मानते हैं, ये मेरे ख्याल है एक बड़ा डिसीजन होगा जो सामने आएगा बाद। सही है सर, जहाँ पे अमेरिका धमकियाँ दे रहा है वहाँ इसराइल भी बाज नहीं आ रहा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने भी धमकी दी है कि वो कहते हैं कि इसराइल को निशाना बनाने वाले किसी भी मुस्तकबिल के ईरानी रहनुमा को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमने देखा दमिश्क में ईरानी कमांडर्स पर माजी के हमले, और आपके ख्याल में क्या इसराइल अब भी ईरान के अंदर बराह रास्त टारगेटेड किलिंग्स का नया सिलसिला शुरू कर सकता है? बिल्कुल इजराइल कर सकता है, क्योंकि दुनिया में इजराइल वाहिद मुल्क है जिसका मिशन और ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जंग किसी तरह से ना रुके, चलती रहे और ईरान को बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दे। जो ट्रम्प साहब हैं उनके ऊपर बेसिकली एक और मुसीबत ये है कि उनके ऊपर इजराइल का, प्रो इजरायली लॉबी का और जो राइटिस्ट रिपब्लिकन्स हैं उनका बड़ा प्रेशर है। वो ये तीनों ये चाहते हैं कि ट्रम्प साहब इतना साजो सामान लेकर जब यहाँ आए हैं तो एक दफ़ा ही काम तमाम करके जाएं और ईरान को ख़त्म करें। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि अमेरिका के अपने हक में नहीं है कि ईरान को ख़त्म किया जाए और उसकी जो सलाहियत है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए। तो अमेरिका नहीं चाहता, लेकिन इजराइल हर सूरत ये चाहता है कि किसी तरह से ये जंग दोबारा शुरू हो जाए। उनकी लीडरशिप को मैं टारगेट करूँ, वो फिर उसमें रिटेलिएशन करें और जब रिटेलिएशन करें तो फिर अमेरिका यहाँ से जवाबी कार्रवाई करे और गल्फ कंट्रीज भी इसमें शामिल हो जाएं। उस इजराइल को ये पता है कि अकेले तो वो ईरान का मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल जो भारत की जंग हुई थी जून में, उसमें ईरान ने बहुत नुकसान पहुंचाया था इजराइल को। और आपने उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जो ये कह रहे थे कि जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने बहुत तबाही मचाई थी और हमें जंग में इसलिए जाना पड़ा। तो इजराइल को ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, वो अमेरिका के जाने से पहले पहले ईरान में तबाही मचाना चाहता है और उसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। और सर, ये जो दमिश्क के वस्त में पैलेस ऑफ जस्टिस के करीब मसरूफ कैफे में आईईडी धमाका उस वक्त हुआ, खासतौर पर जब बैरूत में शाम और लिबनान के दरमियान सदारती और सफारती ताल्लुकात की बहाली का तारीखी मुआहिदा हो रहा था। आपके ख्याल में इस धमाके के असल मास्टरमाइंड कौन है और वो क्या पैगाम देना चाहते हैं?
देखिए, इसके असल मास्टरमाइंड तो वही लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। अगर शाम और लबनान में एक सुलह हो जाती है और ये बॉर्डर काम हो जाता है, तो जो खित्ते में शोरिश जिन लोगों ने शुरू की हुई है, उनके मकासद यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि ज़ाया हो जाते हैं। हम्म। तो जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे शोरिश जारी रहे, वॉर फ्रंट्स खुले रहें, उनके पॉलिटिकल कैरियर्स बचे रहें, एहतसाबी अमल रुका रहे, ज़ाहिर बात है कि वो नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का भी एग्रीमेंट हो, वो ईरान यूएस का हो, वो शाम लबनान का हो, वो इज़राइल लबनान का हो। ये तमाम चीज़ें इसी तरह मुझे लगता है कि पॉकेट्स में चलती रहेंगी। देखें, एक और चीज़ भी शायद हमें याद रखनी चाहिए। जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि दुनिया में जंग ख़त्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएँ और अमन का दौर दौरा हो, ये भी एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स और हम्म। वॉर्स, ये सब चीज़ें जो क्राइसिस हैं, ये सब इंसानी जिबल्लत का हिस्सा भी हैं। हम्म। तो जहाँ-जहाँ इंसान है, वहाँ-वहाँ इन चीज़ों का खदशा रहता है। हम्म। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ये एक जगह अगर थम गई हैं, तो दूसरी जगह कहीं शुरू हो सकती है। तो हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है बेसिकली, कि हम्म। इस किस्म के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्राइसिस हैं, उनमें अव्वल जाने से कैसे बचना चाहिए और अगर चले गए हैं, तो फिर निकलना कैसे चाहिए। तो सही। ये खित्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ पे ये क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकते हैं और जहाँ पे हम्म। हैं, वहाँ पे चलते रह सकते हैं। तो बिल- मैं समझता हूँ कि ये दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की ज़रूरत है कि जो हम्म। स्पॉयलर्स हैं इन चीज़ों के, उनको बेसिकली अरेस्ट करने की ज़रूरत है, उनकी एक्टिविटीज़ को अरेस्ट करने की ज़रूरत है। हम्म। सर, आखिर में एक अफसोसनाक वाक़ये का भी जिक्र करते हैं। आज बनू और ज़ियारत में हमने देखा कि हमले हुए और हमारे जवान शहीद हुए। आप भी समझते हैं कि अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है? आखिर कब तक हम अपने जवानों को की शहादतें बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम उन्हें कुर्बान करते रहेंगे? देखिए, ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है ना, इसके 2 फ्रंट्स हैं, एक इंटरनल फ्रंट है और एक एक्सटर्नल हम्म। फ्रंट है। जो एक्सटर्नल फ्रंट है, उसके बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हमने जो-जो किया है और अभी हमें मज़ीद जो करना चाहिए, सिफ़ारती प्रेशर वगैरह, वो मैंने बता दिया। इंटरनल फ्रंट में मुझे एक कमी महसूस होती है हम्म। और वो कमी ये है कि ये जो अवाम है हमारी, पाकिस्तानी अवाम, इसका मुझे कोई हिस्सा, इसका कोई किरदार मुझे नज़र नहीं आता है इस जंग में, जो वॉर अगेंस्ट टेरर हम कर रहे हैं। हम्म। देखें, दुनिया में कोई भी जंग हुकूमत, फौज और अवाम, इन तीनों के बाहमी इश्तराक के बगैर आप नहीं जीत सकते। ये कुलिया है, हम्म। यूनिवर्सल कुलिया। अब ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, इसमें हमारी हुकूमत और हमारी फौज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारी अवाम का क्या किरदार है? क्या लोग आंख और कान बने हुए हैं हुकूमत और फौज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के? क्या हमें नहीं पता चलता कि हमारे मोहल्ले में कौन सा नया बंदा आया है, कौन सी नई हम्म। गाड़ी आई है, कौन नया ठेले वाला आया हुआ है? कोई अगर गैर मामूली हरकत हो रही है मेरे सामने, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसको रिपोर्ट करूं? हाँ, उसके मीन्स हम्म। हुकूमत को प्रोवाइड करने हैं। पहली चीज ये कि एजुकेशन लोगों की करने की जरूरत है कि भाई कोई गैर मामूली हरकत कैसे गैर मामूली होती है और उसको कहाँ हम्म। रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। और फिर लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और जो उनको गैर मामूली हरकत, मुश्तबा अफराद, इस तरह की जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, उनको ज़रूर रिपोर्ट करें, फिल फॉर रिपोर्ट करें। ये हम सब की सिक्योरिटी का मामला है।